तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं भारत माता आपको माफ नहीं करने वाली है, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता तो कहते हैं भारत माता होती नहीं है, भारत माता कुछ नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। वो कहते हैं तमिलनाडु एक राष्ट्र है, वो कहते हैं मणिपुर एक राष्ट्र है, वो कहते हैं कि कर्नाटक एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत तो एक उपमहाद्वीप है। और राहुल गांधी कहते हैं कि भगवान राम का राज जय श्री राम करो और भूखे मर जाओ। क्या ये नफरत का एजेंडा जो नहीं है, क्या इंडिया अलायंस का ये एजेंडा आखिर कब खत्म होगा? क्योंकि लगातार बार बार इस तरह की डिबेट्स, इस तरह के चर्चा, इस तरह की बहस हम करते रहे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया अलायंस के नेता रुकने के लिए तैयार नहीं, थमने के लिए तैयार नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कड़ी फटकार लगा के इसको हेट स्पीच कहा था। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे आज। और मेरे साथ जो मेहमान जो फिलहाल जुड़े हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्तंभकार है, और मेरे साथ तारिक खान जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत जल्दी मेरे साथ बीजेपी के और कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। शुरुआत करता हूं सीधा, सबसे पहले मैं तारिक खान जी आपसे। तारिक खान जी, क्या भारत एक राष्ट्र नहीं है? क्या आपको लगता है डीएमके के नेता का यह बयान शर्मनाक है? क्या इंडिया अलायंस को सामूहिक रूप से भारत को एक राष्ट्र ना मानने के डीएमके नेता के बयान पर माफी मांगनी चाहिए? देखिए, ये इंडिया गठबंधन का स्टेटमेंट नहीं है। भारत एक राष्ट्र है और भारत के जो भगवान है, भगवान राम, वो सम्मानजनक हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। अगर ये किसी के रिमार्क हैं तो ये उनके अपने रिमार्क होंगे। इसमें इंडिया गठबंधन का ये रिमार्क है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और उपमहाद्वीप है, जो भी बात उन्होंने कही, हम उसको स्टैंड नहीं करते। जी, आप उस पर स्टैंड नहीं करते, लेकिन जिस नेता ने दिया, जिस पार्टी की तरफ से दिया गया, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हाँ है, बिल्कुल। अब उस पर बात होगी। इस तरीके से काफी बयान है लोगों के, उस पर नहीं जाते हैं, मगर क्योंकि आज सवाल हमारे ऊपर है, सिर्फ उसी का जवाब देंगे। तो उस पर इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां बैठ के उस पर डिस्कस करेंगी। मगर हम कंप्लीटली भारत एक राष्ट्र है और उसमें उस बात के साथ हम स्टैंड करते हैं, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। भारत अखंड है, एक है। और उन्होंने जो बातें कही हैं, अगर लोग उसका जवाब देना चाहें तो दें, मगर उसका स्टैंड लेना या उसके साथ खड़ा होना, इस बात से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं करती है। अच्छा, हम तो लोहिया को मानने वाले हैं जो राम मेला की बात करते हैं। तारिक जी, आप ने ये बयान दिया, अच्छा लगा मुझे। कम से कम इंडिया अलायंस में कोई तो है जिसको लगता है कि भारत एक राष्ट्र है। मुझे आपका बयान सुनकर अच्छा लगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक जानकारी के तौर पे, 18 जुलाई को इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। उसके बाद से जुलाई के इस 18 जुलाई को इंडिया अलायंस के गठन के बाद से लगातार इंडिया अलायंस के कोई ना कोई नेता ये बयान लगातार देते रहे हैं। वो लगातार ये कहते रहे हैं भारत को लेकर, सनातन धर्म को लेकर। आप लोगों की अब तक, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 या 5 बैठकें हो चुकी हैं। क्या इन 4-5 बैठकों में किसी भी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के अकेले बात नहीं करता, लेकिन आपको जानकारी होगी कि इन बैठकों में क्या चर्चा होती है? क्या आपकी जानकारी में है, क्या किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया कि इस तरह के बयान जो हैं वो देश के लिए अपमानजनक हैं, इस तरह के बयान हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इस तरह के बयान राम भक्तों को भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, भारत भक्ति की जो बात करते हैं उनको ठेस पहुंचाते हैं, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए? क्या इंडिया अलायंस की बैठकों में ये मुद्दे उठाए? क्या, जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरीके की तो बात आज तक हुई नहीं। मगर इंडिया एक बड़ा देश है और बड़ा डाइवर्सिफाइड देश है, और उस डाइवर्सिफाइड देश को जो बांधे रखने की एक कड़ी है, वो राष्ट्रीयता है, वो भारतीयता है। उस कड़ी को बांधकर आगे बढ़ना चाहिए। अब जो एक बात है जिसपे हम स्टैंड करते हैं कि आप धर्म के आगे झुककर जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे भटकाना चाहते हैं, इधर उधर घुमाना चाहते हैं। उस बात को कई बार कहा भी गया और आगे भी कहते रहा जाएगा। जब हम पूछते हैं तो रोटी, तो आप कहते हैं कि भगवान राम है। उनके अस्तित्व या उनके होने पे या उनके महान होने पे किसी को एक जर्रा बराबर सवाल नहीं है। लेकिन जब हमने पूछा कि रोटी दे दो, तो आपने कहा तो भगवान राम तो है, उस पर सवाल नहीं है। हम नौकरी पूछे तो वही जवाब, हम घर पूछे तो वही जवाब, हम पूछे कि अग्निवीर क्या है तो वही जवाब। इस जवाब से देश भी परेशान है और सभी लोग परेशान हैं। आप भगवान की आड़ लेकर कब तक छुपेंगे? तो छुपिए मत, भगवान की आड़ लेकर उस पर्दे के पीछे
भगवान की फोटो लगाकर उसके पीछे छुपिए अवधेश जी को लाइए, अवधेश जी को लाइए। आपने किससे पूछा बेरोजगारी पर, रोटी पर, कि आपको जय श्री राम जवाब में दिया गया है? जब भी इस बात का, इस सवाल को पूछा जाता है, जैसे अभी मैं पूछ लेता हूं आपसे, किसने पूछा भाई, कब पूछा? हमने तो नहीं सुना है जवाब। पूछ लेता हूं, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 9,64,000 केंद्र में पद खाली है नौकरी। मैं आपसे डेट पूछ नहीं, रहा आप हूं डाइवर्ट मत कि करिए। क्या- नहीं, सुनिए, आप डाइवर्ट मत करिए स्टैंड को। इस समय सुनिए, हम लोग नहीं, आप डाइवर्ट मत अवधेश जी, एक मिनट। नहीं, इन्होंने ये कहा सवाल है तो सुन कि लीजिए। तमिलनाडु के अभी सवाल पहले सुन तो इन्होंने लीजिए। आप सुनिए, बदले में आपने जय- पहले खंडन किया कि नहीं, भारत एक राष्ट्र है, फिर कहा कि जब भी पूछा जाता है तो यही बयान देता है। इससे लोग आजीज आ चुके हैं, यानी अरे सवाल आजीज तो आ सुन करके लीजिए, तमिलनाडु सवाल में तो बयान सुन दिया जा लीजिए। रहा है। सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, तारिक साहब एक मिनट, तारिक साहब एक मिनट, एक आपके मिनट। सवाल का नहीं, हमारा मेरा भी सवाल है ना, आपने हाँ। काफी बोला है। नहीं, एक मिनट, नहीं, अवधेश जी, आपका सवाल होगा पहले। तारिक जी, आप यहाँ एक प्रवक्ता के तौर पर हैं, अपनी पार्टी का स्टैंड बताने के लिए, ठीक है ना? तो आप जो सवाल उठाएंगे उन सवालों को आप जरूर उठाइए, मैं आपको आगे मौका दूंगा। और सवाल उठाइए बीजेपी के। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने पहले आपसे सवाल पूछा, जिस सवाल का जवाब में आपने कहा कि इंडिया अलायंस की बैठकों में आज तक आपने, और यह बात मुझे हैरान कर रही है, आप इंडिया अलायंस के नेता लगातार भगवान राम को गाली देते रहे, आप हिंदुत्व को गाली देते रहे, सनातन धर्म को गाली देते रहे, और आपकी बैठकों में चाय पानी चलते रहे, समोसे चलते रहे। एक पार्टी नहीं बोले कि भाई इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और आप मेरी डिबेट में आके कह रहे हैं हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। अरे सर, मैं आपके सवालों का जवाब तो तब दूंगा ना जब आप सवाल उठाएंगे। आप तो सवाल हिंदुत्व पर उठाते हैं, आप तो भगवान राम पर उठाते हैं सवाल, आप सनातन पर सवाल उठाते हैं। इसलिए मैं ये डिबेट कर रहा हूं। अगर आप आज ये कहते हैं राहुल गांधी और या आप लोग कहते हैं कि हाँ भाई रोजगार का सवाल है, आप लोगों ने पुलिस भर्ती की बात उठाई, हमने डिबेट करी, हमने कहा कि इस तरह की पुलिस भर्ती जो है रद्द होनी चाहिए और इस तरह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग अगर हिंदुत्व पर, सनातन पर, और उससे भी बड़ी बात, अगर भारत के अस्तित्व पर ही सवाल उठाएंगे और उसके बाद आप चाहेंगे कि उस सवाल से हम किनारा काट जाएं, तो तारिक साहब वो तो होगा नहीं। अगर आप भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे तो हम भी सवाल पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे, आपको भी आईना दिखाएंगे कि आपने कब डीएमके के साथ, जब आप चाय पी रहे थे, समोसे खा रहे थे, तो आपने कभी डीएमके के नेताओं को कहा कि इस तरह के बयान शर्मनाक है। लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि इस तरह के आपने कभी बयान उठाए नहीं। अब अवधेश जी आप बोलिए, फिर मैं उसके बाद बाकी दो मेहमानों की तरफ आऊंगा। मेरे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जुड़ चुके हैं और जयराम विप्लव बीजेपी से जुड़ चुके हैं। शुक्रिया आपका, मैं आऊंगा सर आपके साथ। देखिए, तमिलनाडु के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पहले तो सब कुछ बता दिया है और बाद में कह रहे हैं कि हम कुछ भी सवाल करते हैं तो यही जवाब आता है। कौन जवाब दिया है इस देश में? कौन जवाब दिया है जिससे आजिज होकर कोई कहे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और सनातन को खत्म होना ही चाहिए? ये ठीक कहा है कि ये डेंगू और मलेरिया है, राम जी का तो वहां 100 पीस बनाया गया है। ये क्या इससे आजिज होकर दिया गया बयान है? लेकिन मुझे जो संदेह है अशोक जी, मैं पहले शुरुआत यहां से कर रहा हूं कि ये जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी मेरे ख्याल से 1916 में। रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, वो उन्होंने स्थापित की थी। और उन्होंने उस समय पहले तमिलों के बारे में भी, जो अच्छे अच्छे विद्वान थे, जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है, मैं सुना देता हूं, तमिल भाषा बाधा एवं असभ्य है, तमिल विद्वान कभी समाज विरोधी हैं, और तिरुकुरल, आप समझिए, वो बड़े महान तमिल रचना है, सोने की थाली में मानव मल मूत्र है। तो यहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1920 में अंग्रेजों के समय सत्ता में भी आ गए। लेकिन उस समय जब राष्ट्रवाद उभरा था, उस समय कांग्रेस राष्ट्रवाद का प्रतीक होती थी, तो ये लोग सत्ता से बाद में बाहर हो गया वहां से, कांग्रेस वहां काफी सशक्त हो गई। उसके बाद ये द्रविड़ करगम बना है। तो मुझे ये लग रहा है उसमें फिर नए सिरे से ब्राह्मण विरोध और सब चला है। मुझे एक स्टडी मुझे नहीं मिली, क्या तमिलनाडु में फिर से हिंदुत्व राष्ट्रवाद का वही ज्वार खड़ा हुआ है जो पेरियार के समय हो गया था, जो पार्टी उनकी कमजोर हो गई थी और उसके बाद हिंदी विरोध और बचावता दंगे वहां कराए गए बोल बोल के। अगर तमिलनाडु की यह हालत नहीं होती, मुझे लग रहा है वहां नए सिरे से हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीय चेतना नहीं खड़ा होती, सनातन धर्म को लेकर के जिस ढंग से वहां मंदिरों में
लाइन की लाइन लगी हुई है, जिस ढंग से मंदिरों के पुनरुद्धार हो रहा है, मुक्ति के लिए लोग न्यायालय में जा रहे हैं, वहां आंदोलन हो रहे हैं, राम जन्मभूमि श्री राम लला प्रतिष्ठा के समय वहां दीपावली मनाई गई है। मुझे लगता है इससे एक नई धारा तमिलनाडु में खड़ी हुई है और इनकी राजनीति कमजोर पड़ने लगी है। तो कमजोर राजनीति में अब ये ऐसी बौखलाहट है कि इनको लग रहा है उसी धारा में ले जाओ। तो ये फिर से तमिलनाडु में एक दंगा कराना, ये इस विरोध के नाम पर दंगा कराना, लड़ाई लड़ना, भारत राष्ट्र को नकारना। अवधेश जी, मुझे लगता है कि देखिए, तमिलनाडु में डीएमके जो राजनीति तमिलनाडु में कर रही है, मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता, हम देखते हैं तमिलनाडु की जनता को किस हद तक आप जो है अपने साथ ले सकते हैं, ये सब तो चुनाव में। लेकिन मेरा सवाल तो आज इस बात पे है ना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार याद दिलाता हूं, पोनमुडी का बयान याद दिलाता हूं। जब इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ तब पोनमुडी ने कहा सनातन को नष्ट करने के लिए गठबंधन बना है, और उसके प्रमाण में हमें थोड़े थोड़े दिन पे इस तरह के बयान मिलते हैं। मेरा सवाल आज डीएमके से नहीं है, मेरा सवाल उन पार्टियों से है जो डीएमके के साथ बैठती हैं। और फिर सवाल सिर्फ डीएमके पर हम क्यों सवाल उठाएं? टीएमसी के नेता जो कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया आज जो है बीजेपी में शामिल हो गए। क्या उन्होंने कहा अर्जुन मोढवाडिया ने? उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान श्री राम को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस का स्टैंड है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने कांग्रेस पार्टी को खड़े करने के लिए अपना पूरा जीवन दिया, लेकिन भगवान राम का जिस तरह से अपमान हो रहा है, अब मैं नहीं रह सकता। तो अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस के अंदर रहकर अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग इंडिया अलायंस में भी महसूस कर रहे होंगे। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं, इंडिया अलायंस में आखिर कौन है जिसको लगता है भारत एक राष्ट्र नहीं है, और उनको चाय पानी जिसके साथ कर रहे हैं और उनसे सवाल भी ना पूछे। अजय वर्मा जी, क्या आपको लगता है भारत एक राष्ट्र नहीं है? ए राजा जो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है भारत उपमहाद्वीप है? श्रीवास्तव जी, आपका लिंक बार बार टूट जाता है, आवाज कट जाती है। शायद कोई प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ तो कनेक्शन बिल्कुल सही आ रहा है। ओके जी, मैं कोशिश करता हूं ठीक करवाऊं, और अगली बार कोशिश करूंगा आपको स्टूडियो में ही ले आऊं, ताकि आपका मेरा लिंक जो है ठीक से बना रहे। जी, कोशिश करें लिंक जाना, ताकि असलियत तो पता चले। जी, बोलिए। नहीं तो अगर बीच में कट जाए, आपकी आधी बात मुझे सुनाई दी, अभी दोबारा रिपीट कर सकते हैं तो धन्यवाद आपका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो मैं सिर्फ आपका लिंक चला गया, फिर मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे रही, ना मेरी जा रही है। अच्छा भाई, देखिए, अगर अजय वर्मा जी तो कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, अगर अजय वर्मा जी, हाँ ठीक है अजय वर्मा जी, अगर मेरी टेक्निकल टीम जरा देखे, अगर अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि उनका कनेक्शन ठीक है, हमारे यहाँ से दिक्कत है, तो जरा देखें, क्योंकि अगर वो मेरी बात सुन ही नहीं पाएंगे तो जवाब क्या देंगे। हाँ चलिए, जयराम विप्लव बोलिए, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते थे। वो उन्होंने जो सवाल उठाया, खान साहब ने, तारिक खान कह रहे हैं कि भाई हम तो रोटी का सवाल पूछते हैं, हम बेरोजगारी का सवाल पूछते हैं। मेरे आपके यहाँ से लिंक चला गया। मैं कोशिश कर रहा हूं अजय जी, आप ठीक से जुड़ पाए, मैं कोशिश कर रहा हूं, आपके पास आता हूं। तो तारिक खान जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी का हम सवाल पूछते हैं, हमें जो है बाकी सवाल पूछते हैं, देश में जो हालात है उस पर सवाल पूछते हैं, लेकिन जो है बार बार इन पर आप लोग कूद जाते हैं। जय श्री राम की बात करते हैं आप, मंदिर की आड़ में, भगवान की आड़ में जो है इन सब सवालों से कन्नी काटते हैं। बिल्कुल, मैं इसी का जवाब देना चाह रहा था। देखिए, ये डिबेट में जितने भी विपक्ष के प्रवक्ता आते हैं, मैं भी रोजाना डिबेट में होता हूं, आप भी अशोक जी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं। डिबेट में ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये शिक्षा पर बात कर लें, स्वास्थ्य पे बात करें, रोजगार पे बात करें, महंगाई पे बात करें, क्योंकि यहां पर इनसे पूछताछ हो सकती है, इनको बीच में टोका टोकी हो सकती है, इनकी गलतियों को पकड़ा जा सकता है, इनको एंकर इधर से उधर घुमा सकता है, इनको चाबी भी दे सकता है। लेकिन जब इनके नेता मंच पर जाते हैं, जहां एक तरफा संवाद होता है, जहां भाषण करना होता है, इंटरव्यू देना होता है, बाइट देना होता है, राहुल गांधी से लेकर के ए राजा, इनके यहां अभी कुछ दिन पहले तक थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और अभी एक स्वर्गवासी हो गए साहब, और कई लोग हैं, और बिहार में चंद्रशेखर यादव से लेकर तमाम तरह के नेताओं की एक फहरिस्त है। इन सब के बयान लगातार किन मुद्दों के ऊपर होते हैं? हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले, हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाने वाले, धर्म ग्रंथों के ऊपर सवाल उठाने वाले, हिंदुओं को जाति में विखंडित करने वाले, इसी प्रकार के मुद्दे ये लेकर के आते हैं। अब मैं सीधा पूछना चाहता हूं अशोक जी आपके माध्यम से, क्या ए राजा के बयान को भारतीय जनता पार्टी जारी करती है? क्या उनका स्क्रिप्ट राइटर भारतीय जनता पार्टी से अलॉट हुआ है? क्या राहुल गांधी की टीम, सोशल मीडिया की टीम भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर कर रही है? ये तमाम नेताओं के द्वारा। अब इसका कारण भी मैं बताता हूं, क्योंकि ये जानते हैं कि रोजगार पर बात करेंगे
तो ईपीएफओ का आंकड़ा बताता है कि 21 करोड़ नौकरियां 2014 के बाद लगी हैं। जब ये गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करेंगे तो 85 पैसे अब दलालों की जेब में नहीं जाते हैं। जब ये महिला सम्मान की बात करेंगे तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेकर के ठीक है, तमाम ठीक है, मैं उस पे आऊंगा, लेकिन आपने सुनिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं 10 सेकंड में। क्योंकि ये किसी भी मुद्दे पर मोदी सरकार की तुलना में 10 वर्षों के मनमोहन कार्यकाल को या पीछे 70 वर्षों के कार्यकाल में टिक नहीं सकते, इसलिए ये खुद ही मुद्दा भटकाते। ओके, तारिक खान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर ए राजा इस तरह के बयान देते हैं, अगर टीएमसी के नेता जो है मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि राम मंदिर अपवित्र है, तो क्या हम टेलीविजन वालों को उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या हमको उसको जो है बिल्कुल कालीन के नीचे छुपा देना चाहिए? आप म्यूट पर हैं खान साहब, तारिक खान जी। कराना आपका अधिकार है और चर्चा आप करा सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर करा सकते हैं, वो पूरा आपका अधिकार है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं हजारों बार कहा कि जो इस तरीके से धर्म के ऊपर जो चर्चाएं की है वो न हो। मगर मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ए राजा को जो स्टेटमेंट दिया बीजेपी लिख के नहीं देती है, संजय निषाद को बीजेपी लिख के देती है, उनके सहयोगी। उन्होंने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, वो इनके सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। क्या स्टैंड करते हैं उनके साथ? कल उनको गठबंधन से बाहर करेंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, बिल्कुल आपके साथ हूं। मैंने पहले ही कह दिया कि जिस तरीके भारत को विभाजित करने वाले स्टेटमेंट के साथ नहीं है और भगवान का अपमान करने वाले स्टेटमेंट के भी साथ नहीं है। किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उस पार्टी का बयान। मगर अगर जो हरदोई से सांसद है नरेश अग्रवाल, उनको आप रखिए, विस्की में राम तो भगवान के बारे में क्या क्या कहा पूरी दुनिया ने सुना। आपकी पार्टी में उनके बेटा एमपी हैं, उनके लिए कुछ करेंगे। मैंने सिर्फ बताया उन लोगों को जो सनातन के खिलाफ। अब मुस्लिमों के खिलाफ जो बोले, आपके यहां असम के मुख्यमंत्री कहा कि मुसलमान लोग सब्जी खाते हैं इसलिए उसके रेट बढ़ जाते हैं। ये अच्छा स्टेटमेंट है। इससे भाईचारा बढ़ेगा और भारत में अखंडता, एकता। अच्छी बात है, करिए और दीजिए इस तरीके के स्टेटमेंट। उन्होंने और आगे बढ़े, उन्होंने अकबर नाम का एक कैंडिडेट था, कहा एक अकबर ये भी अच्छा स्टेटमेंट, ये भी उन्होंने दिया। इसको भी आप फेवर करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कहते हैं जितने भी फसाद होते हैं वो जालीदार टोपी वाले लोग कर। क्या जालीदार टोपी लगाना गलत बात है हिंदुस्तान में? या किसी को भी अपने धर्म के हिसाब से, उसकी पद्धति के हिसाब से पालन करना गलत बात है? ये सारे स्टेटमेंट, और जिनको आप दिखा रहे हैं गिरिराज साहब, ये तो आगे है, इन्होंने कह दिया था कि जो लोग मुसलमान है सब पाकिस्तान चले जाएं। तो दोनों तरफ से इस तरीके की चीजें होती। तारिक खान जी, अब सुनिए, तारिक खान जी सुनिए, आपने जो कहा पलड़ा बराबर कर लीजिए। जो आपने तमाम चीजें उठाई, जयराम विप्लव उस पर जवाब देंगे, उनकी पार्टी को उस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन है क्या ना कि आपने जितने स्टेटमेंट दिए, बयान दिए, वो आज के 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, ये पुराने बयान हैं, ठीक है ना। और आज इनसे सवाल पूछना है, कोई मुझे दिक्कत नहीं। जिस वक्त ये बयान दिए गए थे उस वक्त भी ये सवाल उठे थे और उस वक्त भी बीजेपी कटघरे में थी। बीजेपी अगर ऐसे लोगों के साथ अगर गठबंधन में जाती है, निषाद जी ने जो कहा वो आपने बिल्कुल सही कहा, इस तरह का बयान दिए थे। और नरेश अग्रवाल को लेकर आपका जो फैक्ट था वो थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि नरेश अग्रवाल ने जब ये बयान दिया था उस वक्त तो आप ही की पार्टी में थे, बाद में वो बीजेपी में चले गए, एक अलग बात है। लेकिन जब जिस दिन उन्होंने बयान दिया उस दिन वो आपकी पार्टी में आपके नेता थे, ठीक है। लेकिन फिर मेरा सवाल है, मैं कह रहा हूं ना, इतिहास में जाएंगे, बहुत सारे बयान सबके हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं, मैंने आज के बयान सुनाए, पिछले 2 दिन के बयान सुनाए, जिनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप इंडिया अलायंस के एक जिम्मेदार नेता हैं, एक जिम्मेदार पार्टी है आपकी, आपको क्या लगता है कि इस इशू पे क्या करना चाहिए इंडिया अलायंस को? तारिक साहब, देखिए आगे की क्या बात होगी वो तो अलायंस तय करेगा। मेरी आवाज आगे क्या बात होती है, मगर इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, ये बात मैं जरूर कहूंगा। और आगे जो हमारे मेन पार्टनर हैं, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी उस चीज को कंडेम किया है, मैंने उनके स्टेटमेंट पढ़े हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके की बातें करना वो अच्छी बात नहीं है, या देश की अखंडता पे सवाल उठाना। सवाल बेरोजगारी पे जो राहुल जी ने उठाया वो ठीक है, उसका सपोर्ट होना चाहिए कि आप बार बार जाकर छुपते, मगर इस तरीके के स्टेटमेंट का स्टैंड करना कि जिसपे भारत की अखंडता पे सवाल हो, या इस तरीके के, वो उस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में कहा
कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो बहुत अलग की बात है, उसका विश्लेषण करना, उसको समझना। सर बिल्कुल आप कह रहे हैं रेफरेंस में कई बार क्या, एक मिनट, कई बार क्या होता है ना, नेता कुछ ना कुछ रेफरेंस देते हैं, तो मुझे तो आपत्ति इस बात पे है, आपको रेफरेंस देने के लिए जय श्री राम क्यों मिलते हैं, और उस पार्टी को जय श्री राम रेफरेंस देने के लिए मिलते हैं जिनकी जीत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो मुझे ऐतराज इस बात पे होता है, आपको रेफरेंस में कोई और रेफरेंस क्यों नहीं समझ में आता? आपको हमेशा जय श्री राम, आपको यही क्यों समझ में आता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ और भूखे मर जाओ? अरे जय श्री राम का नारा लगाने वाले भूखे मर रहे हैं क्या? या आपको जब ये आप रेफरेंस के साथ कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ और भूखे मर जाओ, तो आप तो कहीं ना कहीं दर्द आपके मन का दिख रहा होता है कि आपको इस बात पे दर्द हो रहा है कि लोग पूरे देश में लोग जय श्री राम का, पूरे दुनिया में लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो आपको इस बात पे आपत्ति, आप कहिए ना, आप कहिए लोग भूखे मर रहे हैं, आप कहिए कि बेरोजगारी के, आप उस रेफरेंस में जय श्री राम को लाते हैं और यही आपकी नफरत दिखाती है, यही दिखाता है कि आपको जय श्री राम से, आपको अयोध्या में राम मंदिर से नफरत है, इसलिए आप इस रेफरेंस में लाते हैं और इसीलिए हम ये बार बार सवाल उठाते हैं। अजय वर्मा जी, मैं आऊंगा, शायद आप ठीक से जुड़ गए हैं, मैं आपके पास सवाल लेके आऊंगा, एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद अजय वर्मा जी आपके पास आऊंगा और विप्लव जी आपके पास, और अवधेश जी और डिबेट को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं, कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। पॉलिसी बाजार करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडी का एजेंडा। इंडी का एजेंडा क्या है? क्योंकि लगातार जिस तरह से एक बार फिर से इंडिया अलायंस से जुड़े नेताओं ने भगवान श्री राम पर, सनातन धर्म पर और अयोध्या में भगवान राम मंदिर को लेकर के और साथ साथ भारत को लेकर के
भारत राष्ट्र को लेकर, भारत माता को लेकर पिछले 24 घंटे में जो सवाल उठाए हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इंडिया अलायंस का क्या ये प्री प्लान एजेंडा है, क्या ये एजेंडा इंडिया अलायंस का वास्तविक एजेंडा है जिसके लिए इस अलायंस का गठन हुआ था, क्योंकि बार बार इस तरह के बयान अलायंस की तरफ से आते हैं, अलायंस के नेताओं की तरफ से आते हैं। मैं इस डिबेट पर आऊं उससे पहले आज से दो टूक में मैं आपको, हम अक्सर कोशिश करते हैं दो टूक में जो सवाल उठते हैं देश में उन सवालों का जवाब तलाशने की, लेकिन आपको मैं कुछ मुद्दों के साथ भी छोड़ जाना चाहता हूं। तो आज जरा सोचिए, आज से मैं शुरू कर रहा हूं, जरा सोचिए, आपको कुछ घटनाओं के साथ, कुछ न्यूज के साथ छोड़ जाऊंगा, उसके ऊपर आप सोचिएगा, जरूर चिंतन कीजिएगा। आज सोचिए, मैं आपको बता रहा हूं आज की बड़ी खबर एक क्या है। संदेश खाली के खलनायक शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश था कि शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपा जाए, पर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को धता बताकर जो है वो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। सीबीआई की टीम हालांकि गई, कई घंटों तक इंतजार के बाद पता चला, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कहा कि हम शेख शाहजहां को नहीं सौंपेंगे। और इस बीच पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता दीदी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि शेख शाहजहां को बंगाल में ही रखने, सीबीआई के हवाले न करने के लिए आखिर ऐसी क्या वजह है कि ममता दीदी की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस सुप्रीम कोर्ट चली गई? क्या शेख शाहजहां को बचाया जा रहा है? और सवाल यह है कि शेख शाहजहां के पास आखिर ऐसे कौन से राज हैं जो ममता दीदी नहीं चाहती कि शेख शाहजहां सीबीआई के सामने उगल दे? शेख शाहजहां को क्यों पश्चिम बंगाल से बाहर जाने से रोकने की कोशिश हो रही है? ये तमाम सवाल है, आप इन पर सोचिएगा और विचार कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं आज की डिबेट की तरफ। एक बार फिर से मेरे साथ, जैसे मैंने बताया, मेरे साथ जयराम विप्लव जुड़े हैं बीजेपी से, मेरे साथ तारिक खान समाजवादी पार्टी से, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय वर्मा जी, उम्मीद है कि आप शायद अब मुझे सुन पा रहे होंगे। अजय वर्मा जी, मेरा सवाल सिंपल सा ये था, मैंने ये पूछा कि भाई डीएमके के नेता ए राजा ने मंच पे खड़े होकर एक बार नहीं बार बार कहा हम भारत माता को नहीं मानते, भारत एक राष्ट्र नहीं है और राम से हमें कोई मतलब नहीं है, हनुमान तो बंदर थे, इस तरह की तमाम चीज़ें कहीं। और मैं बार बार याद दिलाता हूं, डीएमके के नेताओं ने जब ये इंडिया अलायंस बना था तभी उन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस का गठन जो है वो सनातन का समूल नाश करने के लिए हुआ है। तो क्या ये इंडिया अलायंस का रियल एजेंडा है क्या? अशोक जी, इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया अलायंस, INDIA। पहले तो ये मैं बताऊं, आप कुछ भी बोलते रहिए, जो नाम बदलने से मैं अशोक श्रीवास्तव को धनेश श्रीवास्तव कहने लगूं तो आप तो अशोक ही रहेंगे ना। दूसरा मैं बताऊं, भारत एक राष्ट्र। अच्छा, एक मिनट, इसके बारे में अपना कोई विचार देना? अजय जी, एक मिनट, आपने कहा आप तो खैर आप मेरा नाम कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप मुझे प्यार से जो भी बोलें। एक तो जो मैं इंडिया अलायंस इसलिए बोलता हूं क्योंकि इंडिया का जो फुल फॉर्म है उसमें जो लास्ट में ए है वो अलायंस ही है, तो इंडिया अलायंस आप नहीं कह सकते क्योंकि अलायंस तो फिर रिपीट हो गया ना। और दूसरी बात, मैंने बार बार, पता है अजय जी मुझे क्या तकलीफ है, मैं इंडिया क्यों नहीं बोलता, क्योंकि अभी देखिए जब पिछले कुछ दिनों में खबरें आ रही थी इंडिया अलायंस में सिर फुटअव्वल हुई, इंडिया अलायंस में टुकड़े टुकड़े हो गए, इंडिया अलायंस में जो है फूट पड़ गई, इंडिया अलायंस के नेता एक दूसरे को के खिलाफ बयानबाजी, और उसके बाद जो है अभी जब चुनाव हुआ तो मैं कैसे कहता कि इंडिया हार गई, क्योंकि अब इंडिया अलायंस तो जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें जो है अलायंस हार गया था, तो मैं कैसे कहता कि इंडिया हार गई? मैं कैसे कह दूं कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो गए? मैं कैसे कह दूं कि इंडिया में जूतम पैजार हो गई? मैं कैसे कह दूं कि इंडिया में लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है जंग के मैदान बना दिया है? तो मैं इसीलिए इंडिया नहीं कहता क्योंकि इंडिया मुझे बड़ा प्यारा, मैं इंडिया के टुकड़े टुकड़े होते नहीं देख सकता, इंडिया को हारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं इंडिया अलायंस कहता हूं। अब आपके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछ लिए, एक एक करके धीरे जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल, 5 राज्यों में हार गई। हार का उदाहरण शेडोल में कॉन्स्टेंसी है, शिकायत चुनाव आयोग की हुई है और उसके बूथ नंबर 141 पर सुबह से शाम तक एक वीडियो बना, 421 वोट डली और जब 17 बी फार्म दिया गया तो 820 दिखाई गई। और जब चुनाव आयोग से कहा कि ये संज्ञान लीजिए, वीडियो लगाइए, ये शिकायत कर दीजिए, निर्णय हो जाएगा। तो चुनाव कैसे जीते गए ये पूरे देश को मालूम है और पूरे देश को पता है कि 3-4 बार के बाद भी एंटी इनकन्वेंसी में जो लोग 5-5 हजार से भी जीते थे वो 30-30, 40-40 हजार से कैसे जीते ये पूरे देश को पता है। 30,000 शिकायत चुनाव आयोग को की गई, संज्ञान एक पे भी नहीं लिया गया और
देश की सरकार ने 14 शिकायत अगर कांग्रेस के खिलाफ करी तो 15वीं शिकायत और करवा दी, एक और उसका संज्ञान ले लिया गया। वो तो जवाब जीत का ये हो गया। अब हार का सुन लीजिए। राज्यसभा में जो आपने कहा कि साहब आपने देखा इलेक्शन, जब ऑपरेशन थैला, ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन सीबीआई, ऑपरेशन आईटी, ऑपरेशन लोटस चलता है तो बहुत बहुत बड़े डर लगता है अशोक श्रीवास्तव जी। जब घर पे आके खड़ी हो जाती है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस और प्रशासन, तो बहुत डर लगता है। आप ना डरते हो अलग बात है, क्योंकि आप सरकारी पक्ष में हैं, हम अपोजिशन के पक्ष में। अब तीसरा सुन लीजिए, आपके घर आई कभी चर्चा करें, आपके घर कभी आई कोई मेन मुद्दों से लड़ाई लड़ता है। वो भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज नहीं करता, वो भगवान, मैं बताता हूँ, मैं उस लेवल पे 1000, 2000, 5000 करोड़ है नहीं। अपनी बात पूरी करें। हम भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज नहीं करते और हम आर्मी को पॉलिटिसाइज नहीं करते। मित्रों, पहला वोट पुलवामा के नाम दीजिएगा। मित्रों, ये राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, लेकिन ये वोट आपको कहां के देना है। तो हमारी नीति है, हम व्यापार की बात, नौकरी की बात, रोजगार की बात। आप अभी पूछ रहे थे संदेश खाली पे, जरा सोचिए, जरा आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि 62 दिन तक वो 3 बीजेपी आईटी सेल के लोग भगवान शिव की नगरी बनारस में बलात्कार करके उस नाबालिग से काशी यूनिवर्सिटी के पूछा था सर, पूछा था, चुनाव प्रताप करते रहे, पूछा था सर, पूछा था वो कहा थे, पूछा था सर, पूछा था अजय जी पूछा था मैंने। हाँ, मैंने पूछा था सर, बता रहा हूँ। ब्रजभूषण सिंह जब गायब रहे और पुलिस में शिकायत करने उल्टे, मैंने पूछा था ब्रजभूषण शरण सिंह पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पे पूछा था सर, अजय जी ब्रजभूषण शरण सिंह पे पूछा था। अरे सर, मैंने, आपने कहा ना, आपने पूछा था, मैंने देखा था, मैंने सुना था, लेकिन हुआ क्या था? देश की सरकार के मुखिया ने कोई एक्शन लिया? ब्रजभूषण को आज तक निकाला के लोग अगर सनातन को नष्ट करना ही होगा, उस पर भी बोल दीजिए ना। नहीं, बीच में क्या, तो आप लगातार बोल रहे हैं, विषय पर डिबेट है भैया, हम लोग विषय पर करने आते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं भैया, मुखौटे चेहरे, नहीं छोड़ो, हमारा कोई भी मुखौटा चेहरा है, मैं लगा के बैठता हूँ। आप विषय पर डिबेट करिए। आपका पुरानी बीमारी है मुखौटा कर देना, किसी को कुछ कर देना, पर्सनल अटैक करने लगते हैं। आप अपने डिबेट में एक बार भी, अजय वर्मा जी, एक बार भी आपने जो कुछ कहा गया, शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला है, टीएमसी के नेता ने बोला है, स्टालिन, डी राजा ने बोला है, उस पर एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो। क्या कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? ओके, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी एक मिनट, ये महात्मा गांधी की हत्या पर चले गए। अजय वर्मा जी एक मिनट सुन लीजिए, अजय वर्मा जी, मैंने आपसे, अजय वर्मा जी एक मिनट, अजय वर्मा जी समय है सर, समय डिबेट का नष्ट हो रहा है। अजय वर्मा ने एक बार भी नहीं बोला है कि जो कुछ भी डी राजा ने कहा है कांग्रेस उसका खंडन करती है। एक बार भी शत्रुघ्न सिन्हा पर, एक बार भी तृणमूल कांग्रेस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। गलत बातों को नहीं लिखते भैया, आपकी बात से स्पष्ट हो रहा है कि इस समय देश में 2 धाराएं बन चुकी है। ये एक भारत को राष्ट्र नहीं मानने वालों की है। ये मेरा जो है, नहीं, अकेला नहीं, आप तय करिए। एक भारत को राष्ट्र नहीं मानने वालों की है और उस पर कांग्रेस और बाकी पार्टियां चुप्पी साधी हुई है। आप दोनों का फीडर ऑन है और मैं आप 1 मिनट 2 मिनट शांत करा रहा हूं। अजय जी, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा चुनाव सारे ऐसे हो गए, ईडी सीबीआई सब बोल लिया आपने, ठीक है, आपने जो बोलना था मैंने आपको नहीं रोका, आपने बोला। लेकिन अब हम मुद्दे पर एक बार फिर आ जाते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप ही के सांसद थे जिन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, आपके सांसद थे। और आज डी राजा कह रहे हैं भारत एक राष्ट्र नहीं है, कर्नाटक एक राष्ट्र है, वो कह रहे हैं तमिलनाडु एक राष्ट्र है। क्या इस पर आप कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे आप? देखिए, मैं आपकी, अशोक जी, सम्मानीय है हमारे अवधेश जी भी और जयराम जी भी, लेकिन मेरा अनुरोध यह है, बीच में बोलकर ये डिबेट को डिरेल ना करें। आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। अपने टाइम पे बोलते हैं, दूसरे का छीनते हैं, ये गलत बात है। आप बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अवधेश जी, आप जो कुछ बोलते हैं, मैं नहीं रोक रहा आपको, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? अजय जी बोलिए। मैं विषय पर बोलता हूँ, आप विषय पर मैं बोल रहा हूँ, मैं भी विषय पे ही बोल रहा हूँ। तो देखिए, देखिए, जो मैंने आपसे कहा, कोई अपना व्यक्तिगत विचार दे रहा है, ये इंडिया गठबंधन का विचार नहीं है, ना हम इस तरह की चीजों का समर्थन करते हैं। हम लोग, सुन लीजिए, हम लोग तो देश हित की बात करते हैं, हम लोग तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम लोग भारत माता की बात करते हैं, हम लोग
प्रजा ठाकुर को सपोर्ट नहीं करते कि उनके बयान के बाद भी वो गॉडसे को पूछती है और प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते नहीं है। ये अवधेश जी भी नहीं बोलते, जयराम जी भी नहीं बोलते। अजय जी एक छोटा सा इंटरवेंशन, अजय जी सुनिए, अजय जी एक छोटा सा इंटरवेंशन, क्योंकि आप थोड़ा देर से जुड़े थे। मैंने तारिक खान जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैंने उनसे पूछा था कि इस तरह के जो बयान लगातार आ रहे हैं, क्या इंडिया अलायंस की बैठकों में कभी भी यह मुद्दा उठा? उन्होंने बोला अभी यह मुद्दा नहीं उठा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप लोग अलायंस बनाते हैं, निजी बयान कह के, कोई राम को गाली दे, कोई कह दे राम मंदिर अपवित्र है, कोई कह दे जो है इंडिया भारत एक राष्ट्र नहीं है, आप सब चीजों पे डिस्कस करते हैं, लेकिन आप राष्ट्र के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, जो राम के खिलाफ बोलते हैं, जो हिंदुत्व को नष्ट करने की बात करते हैं, आपके अलायंस में उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो ये मैं वही बता रहा हूं, हमारे अलायंस पे सारी चर्चा होती है, लेकिन कभी आपने देश की सरकार और प्रधानमंत्री से पूछा था कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सीता माता को परख लली शिशु कहा था? उस पे सवाल और जवाब और किसी का वही नहीं आया कनेक्शन, उसमें ना किसी का। ऐसा मेरी बात सुनिए, पूछ लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं पूछूंगा ना, बीजेपी से पूछूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, सुनिए, बीजेपी से पूछूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं इनसे पूछा, मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दीजिए ना। आप लोग इंडिया अलायंस की बैठक में बैठते हैं और आप कभी लगातार सनातन पे हमले होते हैं लगातार। अब आप मुझे बताइए, भगवान, सुनिए ना, राम का मंदिर अपवित्र, अयोध्या का मंदिर अपवित्र है, कैसे अपवित्र है मुझे बताइए। किसने कहा है? किसने कहा है? टीएमसी के विधायक ने बोला है। तो उनको फोन मिला के पूछिए उनके विधायक से। और आप उसके विधायक जब, ठीक है, आपके विधायक जब गॉडसे के मंदिर बना के पूछते हैं। अरे सर, वो कांग्रेस के नेता थे सर, चौरसिया जी। अरे फिर आपकी जानकारी गलत है, वो चौरसिया जी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस ने ले लिया था जिन्होंने गॉडसे का मंदिर बनाया। मध्य प्रदेश में जिस चौरसिया ने गॉडसे का मंदिर बनाया वो कांग्रेस का नेता था सर। अपना थोड़ी जानकारी बढ़ाइएगा, गूगल करिएगा। जयराम विप्लव के पास आता हूं। जयराम विप्लव कह रहे थे नरेश अग्रवाल का जिस वक्त वो बयान था, तब वो नरेश अग्रवाल कहाँ थे? अब सर नरेश अग्रवाल की आड़ में कब तक छुपेंगे? ए राजा को बचाव करने के लिए नरेश अग्रवाल का बयान याद आता है। जयराम विप्लव बोलिए। तो अभी कहा था कि नरेश अग्रवाल उस वक्त बंद कर दें, तो मैंने नहीं उठाया था, वो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ने उठाया, मैंने उसका जवाब दिया। जयराम विप्लव बोलिए। चौरसिया की बात ये क्यों कर रहे हैं जब वो बीजेपी में था? मंदिर बनाया, टेप रिकॉर्डर है, लिमिटेड रहता है, उसमें गाने का मंदिर बनाया था मेरे भाई। आप तो ज्ञानी पत्रकार हैं भाई। अगर आप शांत हो जाए तो मैं भी अपनी बात कहूं, बीच में मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। बोलिए जयराम। देखिए एक क्या होता है ना कि एक लिखा हुआ पर्ची कहां से आ रहा है, इस पे देश में आज बहुत गंभीर सवाल है कि कौन पर्चियां लिख कर देता है। राहुल गांधी, ए राजा, अभी ताजा बिहारी बाबू जो भाजपा में थे, तो देखिए उनका नाम स्वयं है शत्रुघ्न, बेटे का नाम लव कुश, घर का नाम उन्होंने रामायण रखा हुआ था। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जैसे केजरीवाल कहा करते थे रामलीला मैदान में बैठ के, इस कुर्सी में कुछ बीमारी है, जो बैठता है वो बेईमान हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। वैसे ही इस इंडिया अलायंस के गठबंधन में ऐसा कौन सा सूत्र है, ऐसी क्या चीज है कि जो व्यक्ति वहां पहुंचता है वो सनातन विरोधी हो जाता है, उसकी विचारधारा बदल जाती है, वो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने लगता है। अच्छा, ये किसका जवाब देंगे? ए राजा के लिए ये जवाब देंगे या राहुल गांधी के लिए? पटना गांधी मैदान में जो लालू यादव का वीडियो वायरल हुआ, वहां पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है और पटना में लोग उस पर सवाल पूछ रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान और चीन की सेना भारत की सेना से मजबूत है। उसके अगले दिन फिर राहुल गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा मजबूत है। इसकी चर्चा भी अशोक जी आपने की थी। और आज राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं, भाई अधीर रंजन चौधरी सदन में कहते हैं भारत कोई राष्ट्र नहीं है, राज्यों का एक समूह है। इनके पूरे गठबंधन की नींव किस सोच के ऊपर आज आधारित है? जॉर्ज सोरोज की लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर, उसके दिए हुए फंडिंग पर मैच कर आप भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ओके, अवधेश जी, एजेंडा, सवाल ये कि एजेंडा क्या है? अगर बार बार ये, क्योंकि ये संयोग नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति बोले कि भारत जो है, भारत माता में हमें यकीन नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये लगातार इस तरह, क्योंकि मैं कह रहा हूं कांग्रेस के सांसद ने कहा कर्नाटक को हम एक अलग देश बना देंगे,
एक अलग देश। दक्षिण से बार बार इस तरह की जो एजेंडा उठ रहा है कि भारत ये अलग एक राष्ट्र है, अलग राष्ट्र है, इसके पीछे सोच क्या है, ये समझना चाहिए ना। नहीं, तो कार्ति चिदम्बरम ने जब उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया कि उसने ठीक कहा है, तो कांग्रेस के ही नेता है ना, उनको कैसे भूलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाषण में बोल ही दिया तो एजेंडा क्या है ये कि अगर नरेंद्र मोदी वापस लौट आ गया तो सनातन मजबूत हो जाएगा। तो ये जो सोच है, वही तो कह रहा हूं कि इस समय इस देश में एक दो सोच बिल्कुल उभर गई है। देश के लोगों को उसमें से चयन करना है। एक सोच वह है जो खुलेआम कह रहा है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक राष्ट्र है नहीं। मणिपुर के लोग कुत्ता खाते हैं, उसको स्वीकार करो। फलाने जगह के लोग फलाने करते हैं, ये राष्ट्र ही नहीं है। मुद्दों से भटक रहे हैं अब। नहीं, यही मुद्दा है, यही तो मुद्दा है सर, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है, यही तो मुद्दा है, यही तो चेहरा सेल कंपनी है, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। ये इनके 3-4 शब्द होते हैं, सेल कंपनी, सेल कंपनी। वर्मा जी यही तो यही तो मुखा है, 3 शब्द बोलते हैं। यही तो है राजा का बयान है जिस पर यही आज ए राजा का बयान है जिस पर पूरा भाषण दिया है। अब आप सोचिए कि उसके बयान को उद्धृत करने के बाद कांग्रेस के नेता उद्धृत कर रहे हैं इस ढंग से, तो सोच कहां जा रही है। वर्मा जी यही तो टेप रिकॉर्डर में राहुल गांधी की तरह है, लगातार उतना ही बोलते हैं। थोड़ा सा गंभीरता से आ जाए, सुनिए जयराम विप्लव प्लीज रुकिए, अजय जी प्लीज रुकिए, अजय जी प्लीज रुकिए, अजय जी प्लीज रुकिए, अजय जी जरा सुनिए 1 मिनट। जयराम विप्लव 1 मिनट जरा सब रुकिए। अजय वर्मा जी, जो अवधेश जी कह रहे थे वही मुद्दा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा भाषण जो है वो ए राजा का यही तो पूरा भाषण है। वो बता रहे हैं कैसे भारत जो है राष्ट्रीय नहीं है, यही तो पूरा मुद्दा है, जिसमें मणिपुर की बात कर रहे हैं, जिसमें वो बाकी सब जगह की बात कर रहे हैं। अवधेश जी ए राजा के बयान का ही हवाला दे रहे थे जिसपे आज हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं पूछता हूं, जो लोग भारत को एक नहीं मानते हैं, उनकी जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? मैं ये भी पूछूंगा, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं इस पे, क्योंकि अब कर्नाटक, लेकिन मेरी तो पूरी अवधेश जी आ रहा हूं, अवधेश जी 1 मिनट रुकिए, क्योंकि अब कर्नाटक की सरकार ये स्वीकार कर चुकी है कि वहां जो नारे लगे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और वो कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी में लगे नारे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नारे क्यों लगते हैं? जो लोग भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगवाते हैं? ये भी पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। आ रहा हूं मैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है।
माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो टूक आप देख रहे हैं इंडी का एजेंडा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि एक तरफ इंडिया अलायंस के नेता जो हैं कहते हैं भारत एक राष्ट्र नहीं है। मैं आ रहा हूं अवधेश जी, प्लीज एक मिनट रुकिए ना, रुकिए प्लीज अवधेश जी। ये जो है ये संयोग है या प्रयोग है कि एक तरफ इंडिया अलायंस के नेता भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ विधान सौध के अंदर कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। का जवाब मैं दे रहा हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जांच के लिए मांग करी है कि ये कहीं भाजपा का कोई पॉलिटिकल एजेंडा और विंडेटा चुनाव जीतने के लिए तो नहीं है, उसकी जांच के लिए उन्होंने लिखा है और उसकी जांच हो रही है। जो भी इसके खिलाफ दायरे में आएगा उसको कड़ी निंदा और भर्त्सना की जाएगी। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का निकले, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मैं आपको तो वो लिंक आपको भेज दूं मैं सिद्धारमैया साहब का। बढ़िया बात है, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, आपने बहुत बढ़िया बात की। हो सकता है भैया बीजेपी वालों ने प्लांट कर दी हो कांग्रेस के अंदर, लेकिन फिर सवाल सबसे बड़ा ये है, 2 दिन तक जब तक कि फॉरेंसिक जांच हो नहीं गई तब तक कांग्रेस के नेता ये क्यों कहते रहे कि लगे ही नहीं नारे पाक। वो तो नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और जबकि उस वहां पर वीडियो में बच्चा देख के कह सकता है कि वो नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के। अगर इतने ही पाक साफ हैं कांग्रेस के नेता तो 2 दिन तक इंतजार क्यों कर रहे थे, 2 दिन तक बचाव क्यों कर रहे? और दूसरी बात, आपने तो पता नहीं कितने फैक्ट चेकर उतार दिए बचाव में अपने। वो फैक्ट चेकर कह रहे हैं नारा ही नहीं लगा। अब जब फॉरेंसिक जांच हो गई तब पता चला कि नारा तो यही था। देखिए, नत्थू मोहन, फकीरा, अब्दुल अगर ये बचाव करते रहे कहते रहे तो उनका कहना है हिंदुस्तान में 145 करोड़ लोग हैं। डीके शिव कुमार साहब, नासिर हुसैन कौन है सर? साहब कांग्रेस के वहां नेता हैं सर। नासिर हुसैन कौन है? सांसद बने हैं नासिर हुसैन कौन है? नासिर हुसैन जी का बयान है, नासिर हुसैन जी का बयान है कि ऐसा कोई नारा नहीं लगा जो खुद जीते हैं। सुन लीजिए, बोलाइए। अशोक श्रीवास्तव जी, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं नासिर हुसैन साहब सांसद चुने राज्यसभा में, और खड़गे जी के हमारे सलाहकार भी हैं, उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। और तो अभी दोबारा पुणे चुने गए हैं। और किस तरह से ऑपरेशन लोटस से वहां आपने अपनी तो उन्होंने मना क्यों किया? नासिर हुसैन ने, नासिर हुसैन जी के सामने लगा नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने मना क्यों किया? 2 दिन तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। मैं यही तो अगर बीजेपी के लोग थे वही पकड़ लेते ना। कोई नहीं भटका नहीं रहे थे। सर सुनिए, अगर मेरे डिबेट के अंदर कोई आदमी प्लांट हो जाए और वो नारे लगाने लगे तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको वहीं पे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूंगा। 2 दिन तक उसको बचाऊंगा नहीं कि नहीं ऐसे नारे नहीं लगे। 2 दिन तक बचाऊंगा नहीं। जब आप 2 दिन तक बचाते हैं तो पता चलता है वो आपके लोग थे। डिबेट में और पब्लिक डोमेन की भीड़ में बहुत फर्क अरे सर, पब्लिक डोमेन में तो नारे सुनाई दे जाते हैं। लोग होते हैं पब्लिक डोमेन में तो नारे सुनाई दे। जयराम विप्लव आप लोगों ने प्लांट किए भाई, जयराम विप्लव आप लोगों ने प्लांट किए। क्या कहा अभी हमने कहा? मैं पूछ लेता हूं ना, रुकिए। आपने नहीं, आपने कहा दोषी होगा तो करेंगे। दोषी तो क्या होगा, जो करेंगे। लेकिन अभी आपने कहा ना ये प्लांट किए हुए लोग हो सकते हैं, तो जयराम विप्लव बताइए।
मैं इनको चुनौती देता हूं, इनकी वहां पर राज्य में पुलिस है, ये एक एफआईआर दर्ज करें और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कार्रवाई करें। नंबर 1। नंबर 2, एक सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल होता है, आप देख रहे हैं, पुराना चीज है, बच्चे जो है ना एग्जाम पेपर में कुछ आता नहीं है ना तो वो गाने वगैरह लिखकर चले आते। आज वैसा ही हाल यहां भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो प्रश्न है उसको अवॉइड करने के लिए कभी ऑपरेशन लोटस की बात करी जाएगी, कभी किसी और मुद्दे की बात की जाएगी। जवाब और सवाल इस दोनों में तारतम्यता नहीं होती है, इसका मतलब आपके पास तारिक खान ओके, आवाज जिनसे मेरा सवाल है उनकी आवाज मैंने कहा जिनसे मेरा सवाल है उनकी आवाज नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए उनकी आवाज, नीचे कर दीजिए उनकी आवाज, नीचे कर दीजिए उनकी आवाज। 1 मिनट, जिनसे सवाल पूछे उनका जवाब। चेहरे पर बदलिए। पाकिस्तान के जन्म के साथ भी कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई थी, इनको मंजूर था, नहीं मंजूर होता था पाकिस्तान नहीं होता। हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद, जाके पूछो ना नासिर हुसैन। तारिक खान बोलिए, तारिक खान बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं सीधे से कि तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति क्या है और क्या ये क्षेत्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, इन सब का जो रिजल्ट है ये लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। और साउथ में इनकी क्या स्थिति है, अगर ये मुद्दा वाकई में साउथ के लोगों के खिलाफ जाता है, इसका मतलब जनता वोट करेगी। साउथ की 131 सीटों में से 30 सीट इनके पास। नहीं तारिक जी 25 करना है। तारिक जी अपनी बात कर, एक मिनट, तारिक खान आपने बड़ी खतरनाक बात कही है। आप यह कहना चाह रहे हो कि अगर साउथ में डीएमके जीत जाएगी तो भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत खंड खंड है, डीएमके की जीत हो गई। आपने ये तर्क दिया, ये कुतर्क है, गलत है, गलत स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते। आपने खुद कहा बीजेपी की स्थिति क्या है, अगर बीजेपी कर देंगे देश को, अगर बीजेपी को क्या देश को बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, आप लोगों की नहीं है क्या? आप लोगों की डीएम क्या अगर बात जीतती है तो डीएम को टुकड़े करते अवधेश कुमार जी। गलत बात है, आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपने जो कहा उसका भाव यही है। देखिए अवधेश जी, अशोक जी, बीजेपी आरएसएस का विरोध करते करते राजनीति में इन लोगों ने जितने देश विरोधी है, धर्म विरोधी है, संस्कृति विरोधी है, जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं, जो दूसरे से नफरत करते हैं, जो आतंकवाद में भी यहां तक विश्वास करते हैं, उन सब लोगों को शामिल किया है और उनको झेल रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो अजय वर्मा बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और कहे कि ये राजा ने जो भारत को एक राष्ट्र नहीं माना है, हम उसका विरोध करते हैं, भारत एक राष्ट्र है, और अगर वो इस बयान पर है तो हम उनसे अलग करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये नहीं कहने वाले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय देश में बिल्कुल 2 विभाजक रेखा खड़ी हो गई है। ये चुनाव जीतने के लिए एक बड़ा पक्ष जिस ढंग से इनको बढ़ावा दे रहा है कि आके एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है नहीं, क्या इस देश को अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज भी इसको 25 राष्ट्र मानते थे और विभाजित होकर के चले गए थे, क्या 2024 के चुनाव में देश की जनता इसका फैसला करेगी कि एक और भारत को विखंडित का सपना देखने वाले हैं, भारत को राष्ट्र नहीं मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को खत्म करके सांप्रदायिकता फैलाने की मानसिकता रखने वाले हैं, तो समर्थन किया जाएगा। समय नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि देश की जनता क्या फैसला करती है क्या नहीं करती, उससे भी बड़ी बात है क्या इस देश में इस तरह से विखंडनवादी मानसिकता को आगे बढ़ाने देंगे हम, क्या इसके खिलाफ लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए। और बिल्कुल सही कहा अवधेश जी ने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम इंडिया अलायंस के नेता जो हैं, जिसमें शिवसेना भी है, क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं बोलते कि इस तरह से भारत को तोड़ने, भारत की विखंडन के करने की बात, और भारत को राष्ट्र ना मानने वाले और राम मंदिर को अपवित्र मानने वाले नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनकी जगह किसी पार्टी में नहीं है। जब ऐसा साहस दिखाएंगी ये राजनीतिक पार्टियां, तब पता चलेगा कि दरअसल ये इंडिया अलायंस का एजेंडा नहीं है। लेकिन अब तक बार बार ये संकेत मिलते हैं कि दरअसल इंडिया अलायंस का एजेंडा ही यही है। देश की जनता तय करेगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।